हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का एकदम बेसिक क्लास। ठीक, और यहाँ पर हम देखेंगे केमिस्ट्री के एकदम जीरो से, मतलब जीरो लेवल से शुरू करेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए नोट करिए, क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पहले केमिस्ट्री का बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक, केमिस्ट्री बेसिक्स। ठीक, चलिए देखिए बेसिक शुरू कहाँ से होता है। बेसिक शुरू होता है बेटा पदार्थ से। अब हमारे लिए पदार्थ क्या होते हैं? सिंपल सी बात है कि दुनिया में चाहे कुछ भी चीज़ होगा, हम हैं आप हैं, और दुनिया में चाहे जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें किससे बनी हुई हैं? वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं हमारे पदार्थ से। तो अब हमको ये देखना है कि हमारा पदार्थ क्या होता है। ठीक, और दुनिया में जो भी चीज़ें हैं हर जगह आपको केमिस्ट्री मिलेगी। बिना केमिस्ट्री के जीवन संभव नहीं है। आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, वो भी क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक, तो बिना केमिस्ट्री के कुछ भी संभव नहीं है। और दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हैं वो सब किस चीज़ से बनी हैं? पदार्थ से मिलकर बनी है। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारा पदार्थ क्या होता है। ठीक, हम किस चीज़ को पदार्थ कह सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, हमारे पदार्थ के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो हमारा कोई भी चीज़ें है वो पदार्थ कहलाएगी। अब वो दो चीज़ें कौन सी होती हैं? तो पहली चीज़ है बेटा, उसके अंदर क्या होना चाहिए? द्रव्यमान, मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। ठीक, और फिर दूसरी चीज़ आती है आपका आयतन। ठीक, अब आयतन क्या होता है देखते हैं। अभी फ़िलहाल इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक, तो अगर दुनिया की कोई भी चीज़ है उसके अंदर आपका द्रव्यमान है, उसके अंदर आपके पास आयतन है, तब उसको आप क्या कह दोगे? पदार्थ कह दोगे। मतलब किसी भी चीज़ के पदार्थ होने की दो कंडीशन है। मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए? पहली बात तो द्रव्यमान होना चाहिए, दूसरी बात क्या होना चाहिए? आयतन होना चाहिए। अब द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को ही क्या कहते हैं? हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। तो किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को ही द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक, अब आपका आयतन क्या होता है? मान लो कोई भी वस्तु है, उसके अंदर कुछ द्रव्यमान है। ठीक, और वो क्या कर रही है? आपकी कुछ जगह घेर रही है। जैसे अब ये मार्कर है, इसका कुछ तो वजन होगा ना, इसका कुछ तो द्रव्यमान होगा। अब इस मार्कर को हमने यहाँ रख दिया तो इस मार्कर ने इतनी सारी जगह घेर रखी है। तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उस वस्तु का क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। ठीक, तो आयतन क्या है आपका? वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है? उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही वस्तु का आयतन कहलाता है। अब बेटा यहाँ दो बातें निकल के आ रही हैं। मतलब जो भी पदार्थ होगा, पहली बात तो उसके अंदर द्रव्यमान होगा, दूसरी बात वो क्या करेगा? स्थान घेरेगा। ठीक, तो पदार्थ की परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम लोग? पदार्थ की परिभाषा क्या लिखेंगे? वे वस्तुएं जिनके अंदर द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। या फिर सिंपल से अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना है तो आप वो लिखोगे, वे वस्तुएं जिनमें क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन होता है, वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। ठीक, और कॉमन लैंग्वेज में समझना है तो जिनके अंदर क्या है? द्रव्यमान है, मतलब कुछ तो वजन है उसके अंदर, और वो क्या कर रहा है? जगह घेर रहा है, वो आपका क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ के पास दो चीज़ें हैं, उसके पास क्या है? द्रव्यमान है, प्लस वो क्या करता है? स्थान घेरता है। तो पदार्थ की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरने की क्षमता रखती हैं या फिर स्थान घेरती हैं, वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। तो ये हो गया हमारा पदार्थ। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि हमारा पदार्थ जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक, अब देखो, ये जो आपका पदार्थ है इसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला इसका हम कर सकते हैं कि भौतिक विभाजन। पहले इसका कर सकते हैं हम लोग भौतिक विभाजन, और दूसरा इसका करते हैं हम लोग रासायनिक विभाजन। ठीक, तो अब ये आपका भौतिक विभाजन क्या होता है, रासायनिक विभाजन क्या होता है? देखो, भौतिक का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास हमको कोई चीज़ दिख रही है, जैसे मार्कर दिख रहा है। ठीक, तो अब ये मार्कर हमको दिख कैसा रहा है? हमको ये ठोस दिख रहा है, द्रव दिख रहा है कि गैस में दिख रहा है?
ठीक, तो आंसर है हमको ये ठोस में दिख रहा है। ठीक, तो जिस चीज़ को आप आंखों से ऑब्जर्व करके जिस अवस्था में इसको देख पाओगे पदार्थ को, वही क्या कहलाएगी, उसकी भौतिक अवस्था कहलाएगी। तो कोई भी पदार्थ हो दुनिया में वो 3 तरीके का ही हो सकता है। वैसे पदार्थ के साइंस में आगे जाओगे, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हो वो कितनी अवस्थाएं हैं, वो 3 अवस्थाएं हैं। ठीक, तो देखिए भौतिक विभाजन में पदार्थ जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। पहला हो गया आपका ठोस, दूसरा हो गया द्रव और तीसरा हो गया गैस। भौतिक विभाजन को यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, और इसको आप कह दीजिए ये आपका क्या है, ये आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक, अब किसी पदार्थ को फिजिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कोई भी पदार्थ जो है वो 3 ही अवस्थाओं में पाया जाएगा। बड़ी क्लासेस में आप 5 अवस्थाओं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको केवल क्या ध्यान देना है कि पदार्थ जो है वो नॉर्मली 3 अवस्था में हो सकता है। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव, तीसरी अवस्था है गैस। ठीक, तो ये जो मेरा पदार्थ है ये 3 तरीके से पाया जा सकता है। ठोस के रूप में पाया जाएगा तो इसको हम कहेंगे सॉलिड स्टेट में है। द्रव के रूप में पाया जाएगा तो इसको कहेंगे हम ये लिक्विड स्टेट में है। और गैस के रूप में पाया जाएगा तब इसको हम कहेंगे ये गैसियस स्टेट में है। ठीक, अब केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में हमको इनसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको असली मतलब किससे है, हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन से है। ठीक, तो हम अभी आगे क्या देखते हैं, ये हो गया हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं पदार्थ यानी मटेरियल का क्या देखते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन, कि हमारा जो ये मटेरियल है वो उसको हम रासायनिक विभाजन में किस तरीके से बांट सकते हैं। ठीक, तो अगली हेडिंग हम बनाते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, और यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये हो गया हमारा मटेरियल यानी कि पदार्थ। अब इसका करना है हमको रासायनिक विभाजन। भौतिक विभाजन तो हमने देख लिया, ठोस द्रव गैस में होता है। अब इसका हमको क्या करना है, रासायनिक विभाजन करना है। तो देखो कोई भी पदार्थ होगा वो बेटा 2 ही तरीके का होता है, उसकी 2 बड़ी कैटेगरी है। रासायनिक रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है बेटा शुद्ध पदार्थ, ठीक, और दूसरा कहलाता है आपका मिश्रण। ठीक, इसको हमने कह दिया प्योर सब्सटेंसेस और इसको हम कहेंगे मिक्सचर। ठीक, तो अब देखिए हमारा शुद्ध पदार्थ क्या होता है, हमारे मिश्रण क्या होते हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं होती है। अब मिलावट कैसे हम जानेंगे कि मिलावट क्या होती है। देखो जब पदार्थों को किसी निश्चित आयतन में मिलाया जाता है, जब पदार्थों को एक निश्चित आयतन में मिलाया जाता है मतलब एक निश्चित मात्रा में पदार्थ मिले होते हैं, वह पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ या फिर छोटे मोटे तत्व या फिर जो अन्य गैसेस होती हैं वो एक निश्चित मात्रा में मिली होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मिश्रण मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिलना ही क्या कहलाएगा, मिश्रण। अभी हम देखते हैं ये शुद्ध पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं। जब इसको हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे तब आपको शुद्ध पदार्थ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए शुद्ध पदार्थ को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला हो गया तत्व, दूसरा हो गया, खैर इसकी 2 ही ब्रॉड कैटेगरी बना हुआ। शुद्ध पदार्थों को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक हो गया तत्व, एक हो गया यौगिक। ठीक, अब देखो आपके तत्व क्या होते हैं। मान लो मेरे पास एक ये पदार्थ का टुकड़ा है, यहाँ पे हमारे पास एक टुकड़ा है जो किसी भी पदार्थ का है, XYZ किसी पदार्थ का है। अब जो भी पदार्थ होता है वो किसी न किसी चीज़ का बना होगा। ठीक, तो पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट मतलब इसको जब हम तोड़ते जाएंगे एक अवस्था ऐसी आ जाएगी ये पदार्थ इतना छोटा हो जाएगा कि उससे ज़्यादा उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम तोड़ते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एकदम छोटा हो जाएगा। तो जब ये एकदम छोटा हो जाएगा उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उस अवस्था को हम परमाणु कहते हैं या फिर अणु कहते हैं। ठीक, अब ये दोनों अलग चीज़ें हैं, परमाणु अलग चीज़ होता है और आपका अणु अलग चीज़ होता है। ठीक, अब देखो हमने क्या कहा कि ये हमारा एक पदार्थ है, इस पदार्थ को हम तोड़ते जा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये एकदम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और उस छोटे पदार्थ को हम क्या कह देंगे, वो क्या है, परमाणु है। ठीक, तो परमाणु क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग, ठीक, सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा,
परमाणु कहलाएगा। अब हमारे पास ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर क्या भरे होंगे, छोटे छोटे परमाणु भरे होंगे। मतलब ये पूरा पदार्थ किससे मिलकर बना है, ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक, अब ध्यान से देखो आप, ये जो आपको पदार्थ दिख रहा है ये किससे मिलकर बना है, ये छोटे छोटे बहुत सारे सैकड़ों अरबों परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अब आप इस परमाणु को देखो, यहाँ पर इस तत्व को देखो, सॉरी इस पदार्थ को देखो आप, ये पदार्थ आपको कैसा दिख रहा है, ये एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना हुआ दिख रहा है ना। तो ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना हो। ठीक, यहाँ पर देखो सारे के सारे परमाणु ब्लैक कलर के दिख रहे हैं। तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, आपका तत्व कहलाएगा। मतलब यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ वाला परमाणु ले लो आप, चाहे यहाँ वाला ले लो, चाहे यहाँ वाला ले लो, चाहे यहाँ वाला ले लो, इसके अंदर जितने भी परमाणु हैं सबके सब एक जैसे हैं ना। तो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर जो भी पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका तत्व। मतलब ऐसा पदार्थ जिसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएं वो क्या है, आपका वो तत्व है। अब दूसरी तरफ आता है कि हमारा ये यौगिक क्या है। तो देखो, एक यहाँ पर हम दूसरा पदार्थ लेते हैं, हमारे पास एक ये पदार्थ है, ये भी किससे बना होगा बेटा, ये भी परमाणुओं से मिलकर ही बना होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप, ये भी एक पदार्थ है, लेकिन यहाँ पर देखो इस वाले में तो एक ही कलर के परमाणु थे और इस वाले में दो कलर के परमाणु हैं, एक आपका रेड कलर का है, दूसरा आपका ब्लैक कलर का है। तो हम अगर आपसे पूछें कि ये जो पदार्थ है ये कितने प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक, तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके यौगिक कहलाते हैं। तत्व और यौगिक में एक छोटा सा फर्क है, बड़ा पहली बात तो ये समझो कि कोई पदार्थ है वो अगर एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है तो वो क्या कहलाएगा, आपका तत्व कहलाएगा। ठीक, और दूसरी तरफ क्या है आपका, दूसरी तरफ एक ऐसा पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका वो आपका यौगिक कहलाएगा। इसमें क्या है, इसमें दो प्रकार के परमाणु हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक कंडीशन और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पदार्थ हो रहा है, ये इसके छोटे छोटे परमाणु हैं। ठीक, अब आप इस वाले को देखो, ये भी क्या है, ये भी एक पदार्थ है। अब इसमें देखो कितने तरीके के परमाणु दिख रहे हैं आपको, एक रेड कलर का दिख रहा है, एक आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ठीक, और एक आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। तो मतलब इसमें आपको तीन तरीके के परमाणु दिख रहे हैं। ठीक, तो ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें तीन तरीके के परमाणु हैं। ठीक, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा, ये भी आपका यौगिक है, ये भी क्या है, आपका यौगिक है। ठीक, और ये क्या है आपका, ये आपका तत्व है। जब किसी पदार्थ में एक ही तरीके के परमाणु रहेंगे तब वो तत्व होगा, जब किसी पदार्थ में दो प्रकार के या फिर दो से अधिक प्रकार के परमाणु रहेंगे तब वो क्या होगा, यौगिक होगा। तो यौगिक की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। ठीक, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मान लो हमारे पास एक सोडियम का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ठीक, ये क्या है, सोडियम का टुकड़ा है, और यहाँ पर मेरे पास एक बर्फ का टुकड़ा है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास एक सोडियम का टुकड़ा है और यहाँ पर हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है, और ये वाला टुकड़ा किसका है, सोडियम का है। अब ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, तो ये वाला जो पदार्थ है ये भी किसका बना होगा, परमाणुओं का बना होगा। ठीक, और ये वाला जो पदार्थ है ये भी किसका बना होगा, परमाणु का बना होगा।
देखो आप इस वाले में आपको एक ही तरीके का परमाणु दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका तत्व कहलाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्या होता है, एक तत्व होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम का जो पदार्थ है उसके सारे परमाणु कैसे हैं, आपके एक जैसे हैं। अब दूसरी तरफ आओ, आप बर्फ को देखो, यहाँ पर आपको दो तरीके के परमाणु दिख रहे हैं। एक तो आपको रेड कलर का दिख रहा है, दूसरा आपको दिख रहा है ब्लू कलर का। तो जो रेड कलर वाला है इसको मान लिया ये आपका हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक। और ये जो आपका ब्लू कलर का दिख रहा है ये आप मान लिया हमारा ये क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक। अब सवाल देखो इधर है, ध्यान से देखिए इधर, इसमें आपको दो तरीके के परमाणु दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको रेड कलर का दिख रहा है परमाणु जो आपका हाइड्रोजन का है, और यहाँ पर जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये ऑक्सीजन का है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा जो पदार्थ है किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक। देखो ये पदार्थ जो है दो ही तरीके के परमाणु को मिलकर बना है। पहला परमाणु हाइड्रोजन का है, दूसरा परमाणु किस टाइप का है, ऑक्सीजन का है। तो हम ये कह सकते हैं ना ये मेरा जो पदार्थ है ये इन्हीं दोनों चीज़ का तो बना होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, H2O का। मतलब ये क्या है आपका वाटर है, ठीक। वाटर मतलब पानी है। पानी को जब ठोस अवस्था में ले जाते हो तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, ठीक। अब बर्फ बन जाएगा तो उसके अंदर का कंपोजिशन थोड़ी चेंज हो जाता है, वो बना रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही। बस फर्क क्या होता है, उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो किस में चेंज हो जाता है, ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका तत्व और यौगिक। अब यहाँ पर देखो शुद्ध पदार्थ क्या होता है। अब यहाँ से समझो आप, हमने एक लिया है H2O। अब इसमें ये क्या है आपका, ये आपका वाटर है। अब इसमें एक बात तो फिक्स है कि वाटर का जो भी अणु होगा, ठीक, वाटर का जो भी अणु होगा उसके अंदर दो हाइड्रोजन के परमाणु होंगे और एक ऑक्सीजन का परमाणु होगा, ठीक। अच्छा, अगर हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को भी सोचते हैं कि हाइड्रोजन भाई दो है, हम भी ऑक्सीजन को दो कर देते हैं। हमारा मन है कि इसको हमने क्या कर दिया, दो कर दिया। अब आप बताओ क्या ये पानी है, अब तो ये पानी नहीं रहना, अब तो ये कुछ दूसरा हो गया। अब ये कहलाएगा आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक। जब हमने इसको किया था H2O तब ये क्या था, हमारा वाटर था, मतलब हमारा ये जल था। और जैसे ही इसको हमने H2O2 किया ये क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। तो जैसे ही इसकी मात्रा हमने क्या की, थोड़ा सा चेंज की, वैसे ही क्या हो गया, पदार्थ बदल गया। तो आपके शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें तत्वों की मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है। हमको पता है कि हमको H2O में 2:1 के अनुपात में ही क्या किया है, हमने मिलाया हुआ है, ठीक। मतलब हमारे पास दो आइटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और एक आइटम किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक। और इसको भी अगर हम दो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग दूसरा कोई यौगिक बन जाएगा, ठीक। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जिसमें तत्वों की मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको दो चीज़ें मिली हुई हैं। हमारा जो शुद्ध पदार्थ है वो दो तरीके का दिख रहा है। एक तो वो दिख रहा है तत्व के रूप में, दूसरा दिख रहा है वो यौगिक के रूप में। अब जो ये हमारा तत्व है, तत्व को भी हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तत्व का जो पहला टाइप है उसको हम कहते हैं वो क्या है, धातु है। और जो दूसरा टाइप है बेटा वो क्या है, हमारा अधातु है। और जो तीसरा टाइप है वो क्या है, हमारा उपधातु है, ठीक। अच्छा, और यौगिक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। एक को कह देंगे हम अकार्बनिक यौगिक, ठीक। दूसरा कह देंगे कार्बनिक यौगिक। और इसी यौगिक का एक विभाजन उसके गुण के आधार पर किया जा सकता है, अम्ल, क्षार और लवण के रूप में, ठीक। जब उसकी हम उसको देखेंगे कि वो किस तरीके का बना हुआ है, उसकी बनावट के आधार पर अगर यौगिक को डिवाइड कर रहे हो तो वो कार्बनिक और अकार्बनिक के रूप में डिवाइड होगा। और उसके गुण के आधार पर जब डिवाइड करोगे तो वो अम्ल, क्षार और लवण के रूप में डिवाइड किया जाएगा। तो फिलहाल अभी हम कहाँ चलते हैं, हम लोग चलते हैं तत्व पर, ठीक।
तत्व क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होंगे वो तत्व होंगे। ठीक, अब तत्व आपके 3 तरीके के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये आपका धातु क्या होता है। ठीक, तो पुरानी परिभाषा को आप देखते हो तो पुरानी परिभाषा ये कहती है कि वे पदार्थ जो ठोस होते हैं, जिनमें चमक होती है, ठीक, और जिनमें चालकता का गुण पाया जाता है, वो आपकी धातुएं होती हैं। तो इतनी लंबी परिभाषा याद क्यों करना है? ठीक, जब आपके पास एडवांस नॉलेज है तो आपको इतनी लंबी परिभाषा याद करने की जरूरत क्या है? तो धातु की एक सिंपल परिभाषा आप क्या याद करोगे? ठीक, देखो सिंपल परिभाषा इसकी ये होगी कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखते हैं, या फिर ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखते हैं, वो क्या है? आपके धातु हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। ठीक, अब हमको कैसे पता चलेगा कौन इलेक्ट्रॉन का दान करेगा कौन नहीं करेगा? तो उसके लिए भी हम लोग अभी अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे पता करते हैं। ठीक, तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे वो क्या है? धातु है। और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, वो क्या है? आपके अधातु हैं। और जो दोनों करेंगे, कभी कभी किसी किसी अवक्रिया में वो दान भी करेंगे और किसी किसी अवक्रिया में क्या करेंगे? वो आपके ग्रहण भी करेंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके उपधातु कहलाएंगे। देखो, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं वो धातु हैं, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं वो क्या हैं? अधातु हैं। और वे पदार्थ जो कभी कभी किसी रासायनिक अवक्रिया में दान भी करते हैं और ग्रहण भी करते हैं वो क्या हैं? आपके उपधातु हैं। ठीक, तो ये तो हो गई हमारे तत्वों की बात। ठीक, अब आते हैं हम लोग हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक पर। देखिए, यौगिक क्या है? यौगिक में आपको पता है 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व आपस में मिले होंगे। ठीक, जैसे हमारे पास एक यौगिक है H2O। अब इसको आप देखो, क्या ये यौगिक है? यौगिक होने की क्या कंडीशन है? उसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाने चाहिए। तो क्या इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु दिख रहे हैं? तो हाँ, दिख रहे हैं। पहली बात तो ये हाइड्रोजन का परमाणु दिख रहा है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु दिख रहे हैं, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु दिख रहा है। ठीक, तो ये आपका यौगिक है, तो आंसर है यौगिक है। अब यहाँ पर एक दूसरा लेते हैं हम लोग, CH4। ठीक, ये तो हो गया आपका जल और ये हो गया आपका मीथेन। अब यहाँ पर देखो आप, क्या ये यौगिक है? ये भी यौगिक है, क्योंकि इसमें 1 परमाणु किसका है? कार्बन का है, और 4 परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। तो ये भी क्या है? आपका यौगिक है। अब सवाल ये है कि कौन सा कार्बनिक है, कौन सा अकार्बनिक है। अब यहाँ पर देखो आप, इसमें कहीं पर आपको कार्बन दिख रहा है? अगर कार्बन नहीं दिख रहा है तो वो क्या है? आपका अकार्बनिक है। ठीक, और कार्बन दिख रहा है तो वो क्या है? आपका कार्बनिक है। ठीक, किसी भी अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक को पहचानने का सिर्फ एक छोटा सा तरीका है। अगर आपको कार्बन दिख रहा हो किसी यौगिक में तो वो कार्बनिक है, और किसी में नहीं दिख रहा तो वो क्या है? अकार्बनिक है। अब चलो थोड़ा सा इधर देखते हैं। जैसे हमारे पास एक है CaCO3। ठीक, एक यौगिक ये है, इसमें कैल्शियम है, इसमें कार्बन है, और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ठीक, ये पहला हो गया। और यहाँ पर एक दूसरा हमने ले लिया है C2H6। ठीक, दूसरा यौगिक है। अब इसमें आपको पहचानना है कौन सा कार्बनिक है और कौन सा अकार्बनिक है। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका कैल्शियम, ये इतना, ये वाला हो गया कार्बन, और ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक, तो आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? आपको कार्बन दिख रहा है, तो आप पहली नज़र में देख कर क्या कहोगे आप? ये क्या है? आपका कार्बनिक है। और इसको देखोगे तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि हाँ कार्बन है, तो ये भी क्या है? कार्बनिक है। ठीक, तो इन दोनों को आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये क्या है? कार्बनिक है। लेकिन असली में ये वाला कार्बनिक नहीं है। तो अभी आप सोचोगे फिर हमने तो यहाँ पर गलत बताया कि जिसमें कार्बन है वो कार्बनिक, जिसमें नहीं है वो अकार्बनिक। तो देखो, अगर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन हो, कार्बन के साथ में आपकी हाइड्रोजन पाई जा रही है, तभी वो क्या है? आपका कार्बनिक है। अदरवाइज वो क्या है? अकार्बनिक है। तो यहाँ पर देखो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो ये क्या हो गया? कार्बनिक हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन दिख रही है? नहीं दिख रही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये आपका अकार्बनिक है। ठीक, तो कार्बनिक होने के लिए क्या कंडीशन है? कि ऐसे पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो कार्बनिक होते हैं, और वही पदार्थ जो कार्बन हाइड्रोजन के मिश्रण से नहीं बने होते हैं वो क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। ठीक, और अम्ल क्षार लवण के लिए भी जो हम लोग आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर वहाँ देखेंगे कि अम्ल क्षार और लवण क्या होता है। तो फिलहाल देखिए, अभी इन सब पूरे कॉन्सेप्ट में हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो ये तत्व है मेरा, ठीक, तो तत्व का सबसे छोटा पार्ट जो है वो किस चीज़ का बना होता है? तो बेटा वो तत्व का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक, और वहीं दूसरी तरफ मेरे पास क्या था? दूसरी तरफ मेरे पास यौगिक था। तो यौगिक का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है? तो आंसर है यौगिक का सबसे छोटा पार्ट अणु कहलाता है। ध्यान सुनिएगा, तत्व का सबसे छोटा भाग क्या है?
परमाणु है, और यौगिक का सबसे छोटा पार्ट क्या है? अणु है। ठीक, यौगिक को तोड़ते जाओगे तो सबसे छोटा क्या मिलेगा? अणु मिलेगा, और तत्व को तोड़ते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? परमाणु मिलेगा। ठीक, इसीलिए हमने कहा था कि पदार्थ जो है वो तत्व परमाणु से भी बना होता है और अणु से भी बना होता है। ठीक, अब अणु को तोड़ोगे तो उसके अंदर से परमाणु निकलेगा। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है। ठीक, परमाणु है और ये अणु है। मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, मेरे पास यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। ये एक परमाणु हाइड्रोजन का है, ये दूसरा परमाणु किसका है? ऑक्सीजन का है। ठीक, तो ये दोनों क्या हैं? आपके परमाणु हैं। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं, तो हमको मिलता है H2O। यहाँ पर इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक, हमने 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलाए, 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलाया, तो हमको क्या मिल गया? जल का 1 अणु मिल गया। ठीक, ये क्या है बेटा? ये आपका परमाणु है, ये भी क्या है? आपका परमाणु है। ठीक, तो परमाणु क्या होता है? परमाणु पहली बात तो स्वतंत्र होता है, मतलब परमाणु के अंदर किसी भी पदार्थ के सभी भौतिक और रासायनिक गुण मौजूद होते हैं, वो क्या है? आपका परमाणु है। अब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से जो पदार्थ जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? वो अणु है। यहाँ पर ये जल का अणु बना हुआ है ना, ये क्या है? आपका जल का अणु है, और इस अणु को बनने में कितने परमाणु लगे हैं? 3 परमाणु लगे हैं। ठीक, तो 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो बड़ा कौन सा होगा? बड़ा आपका अणु होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 या 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर जो बने वो आपका अणु है। और परमाणु क्या होता है? परमाणु तो बहुत छोटा होता है। ठीक, तो तत्व को हमेशा व्यक्त करते हैं किस रूप में? परमाणु के रूप में, और जो आपके यौगिक होते हैं उनको व्यक्त करते हैं हम लोग अणु के रूप में। इतना पूरा मैटर क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि तत्व जो होते हैं वो धातु होते हैं, या फिर अधातु होते हैं, या फिर आपके उपधातु होते हैं। ठीक, ये किसके प्रकार है बेटा? ये आपके तत्व के प्रकार है। और मैंने कहा तत्व का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है? आपका परमाणु होता है। अब धातु क्या होते हैं? धातु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है। और अधातु क्या होता है? जो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और उपधातु क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता भी है और जो इलेक्ट्रॉन लेता भी है, कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा जो क्रक्स फैक्टर निकल के आ रहा है वो क्या है? आपका परमाणु है। तो हमको ये देखना है कि परमाणु कैसा होता है। ठीक, तो परमाणु जो होता है बेटा वो 3 चीज़ से बना होता है। 3 मूल कण से मिलकर बना होता है। मतलब वो जो भी आपका परमाणु होगा, किसी भी चीज़ का परमाणु होगा, वो किस चीज़ से बना होगा? वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होगा। पहली चीज़ है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरी चीज़ है प्रोटॉन, और तीसरी चीज़ है आपका न्यूट्रॉन। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी बेटा, उसको समझने के लिए आपको ये पूरा परमाणु का स्ट्रक्चर समझना बेहद जरूरी है। तभी आप जान पाओगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और कौन सा उपधातु है और कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। ठीक, तो पहले आप यहाँ पर आइए। आपका परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर बेटा होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। और आप इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक, इस पर होता है निगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं हम लोग ऋण आवेश। प्रोटॉन पर होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये हो गया आपका धन आवेश। और न्यूट्रॉन पर होता है बेटा न्यूट्रल चार्ज, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉन होगा उस पर कैसा चार्ज होगा? निगेटिव। प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पर आइए, हम आपसे कह रहे हैं कि ये मेरे पास एक परमाणु है। ठीक, अब इस परमाणु के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। ठीक, तो देखो आप, अब हर परमाणु का, जितना भी परमाणु होगा, हर परमाणु का एक परमाणु क्रमांक होता है। ठीक, जैसे अभी हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया था। मान लो एक पदार्थ है, ये छोटे छोटे परमाणुओं का मिलकर बना है, और इस पदार्थ का नाम हमने क्या रख दिया था? इस पदार्थ का नाम रख दिया था हमने सोडियम।
ठीक। तो ये सारे के सारे परमाणु कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, और किसके होंगे, सोडियम के। तो यहाँ से एक परमाणु को हम बाहर निकालते हैं, कहाँ लेके आते हैं, यहाँ पर। तो ये जो परमाणु है ये किसका परमाणु है बेटा, ये सोडियम एक तत्व है, ये उसका परमाणु है, ठीक। और प्रत्येक तत्व के परमाणु का क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। अब ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, देखो इस सोडियम के परमाणु में जितने प्रोटॉन मौजूद होंगे, ध्यान से सुनिए आप इसको, इस सोडियम के परमाणु में जितने भी प्रोटॉन मौजूद होंगे उन्हीं प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक कहेंगे, ठीक। तो आपका ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सोडियम होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 11 होता है। तो अगर उस किसी भी पदार्थ का परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। तो इसका मतलब ये जो मेरा सोडियम है इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, ठीक। अब फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग को पता करना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम ये कह सकते हैं ना 11 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब इसके अंदर 11 का प्लस चार्ज है, ठीक। अब इस परमाणु को आप देखो, क्या इस परमाणु पर कोई आवेश दिख रहा है आपको बाहर से, तो जब भी किसी परमाणु को देखोगे तो वो कैसा दिखेगा आपको, उदासीन दिखता है। कोई भी परमाणु होगा बेटा वो कैसा दिखेगा आपको, उदासीन दिखता है। उदासीन दिखने का मतलब है हमको पता है इसके अंदर प्लस चार्ज है, और ये उदासीन क्यों दिख रहा है, अगर इसके अंदर प्लस चार्ज है तो इसको धनावेशित दिखना चाहिए, ठीक। तो ये उदासीन क्यों दिख रहा है, तो उदासीन दिखने के पीछे ये कारण है कि इसके अंदर जितना धन आवेश होता है उतना इसके अंदर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो मतलब इसके अंदर 11 का प्लस चार्ज है, तो इसके अंदर 11 का क्या होगा, माइनस चार्ज भी होगा। और माइनस चार्ज वाला पार्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसका मतलब किसी भी परमाणु के अंदर अगर उसका परमाणु क्रमांक 11 है तो उसकी प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, 11 होगी, और उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या बेटा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक। अब यहाँ पर आइए आप, आपको पता चल गया प्रोटॉन कितना था, इसका परमाणु क्रमांक 11 था, तो प्रोटॉन 11 हो गया, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया आपका, 11 हो गया। अब हमको न्यूट्रॉन नहीं पता है, तो कोई भी आपका परमाणु है, हर परमाणु का एक परमाणु भार होता है, मतलब उसका कुछ वजन भी होता है, ठीक। अब ये परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार बेटा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो बनता है प्रोटॉन, दूसरा बनता है वो न्यूट्रॉन से, ठीक। तो वैसे हमारे इस सोडियम के परमाणु का भी परमाणु भार होगा, तो सोडियम के परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। अब हमको ये पता है कि जो परमाणु भार होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक। तो अगर इस 23 में से 11 क्या है, प्रोटॉन है, ठीक, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, तो बचा हुआ पार्ट होगा न्यूट्रॉन। तो आपके पास कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो 12 आपके न्यूट्रॉन होंगे, ठीक। तो हमको ये समझ में आ गया कि प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक। अब सवाल ये है कि परमाणु में ये तीनों होते कहाँ पर हैं, परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना है, अब ये तीनों कहाँ पर होते हैं उनमें। तो देखिए ये आपका एक एटम हो गया, ठीक। अब आपको पता है एटम जो है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक। अब सवाल ये है कि वो परमाणु होता कैसे है, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका 11 का ही, ठीक। तो ये हो गया परमाणु का सेंटर, ठीक, और सेंटर में होता है हमेशा प्लस चार्ज। तो सेंटर में बेटा क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक। तो कोई परमाणु होगा उसके केंद्र में क्या पाया जाएगा, उसका जो केंद्रक होगा उसके अंदर क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा उस परमाणु का वो कहाँ पर होता है, उसके सेंटर में होता है, ठीक। अब इस सेंटर के बाहर एक छोटी छोटी ऐसी कक्षाएं होती हैं, ठीक। ये हो गई पहली कक्षा, और ये हो गई दूसरी कक्षा, और ये हो गई तीसरी कक्षा, ठीक। ऐसे करते हुए कई सारी कक्षाएं होती हैं। तो फिलहाल हमको क्या देखना है, सेंटर में क्या होता है हमारा प्रोटॉन, मतलब जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा वो कहाँ पर होगा, वो होगा हमारे सेंटर में। अभी हमने देखा था इसके केस में कि प्रोटॉन 11 होता है, इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है 11 होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है बेटा 12 होता है। तो प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन कितना 12।
न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर कैसा होता है, प्लस आवेश होता है। तो ये आपका नाभिक दिख रहा है, ठीक। जो परमाणु का नाभिक दिख रहा है वहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और परमाणु का नाभिक बेटा हमेशा कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा इसके चारों तरफ जो कक्षाएं चल रही हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता हुआ रहता है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको कई सारी कक्षाएं दिखा रखी हैं। ये हो गई पहली कक्षा, ठीक, ये हो गई इसकी दूसरी कक्षा, और ये हो गई इसकी तीसरी कक्षा, ठीक। और इसके बाहर एक कक्षा और बना लेते हैं, ये हो गई इसकी चौथी कक्षा, ठीक। तो अब ध्यान सुनो, आप इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, हमारे पास है 11 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो नाभिक के बाहर की पहली कक्षा होती है, नाभिक के बाहर की पहली कक्षा कौन सी है, ये वाली है। तो नाभिक के बाहर की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आपके घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में नहीं घूम सकते हैं, क्यों, क्योंकि कक्षा क्या है, थोड़ा छोटी है। इसके बाद आती है दूसरी कक्षा, वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दूसरी कक्षा में कितने लोग घूम सकते हैं, 8 लोग। तो पहली कक्षा में कितने लोग, 2 लोग, दूसरी कक्षा में कितने लोग, 8 लोग, ठीक। फिर आती है आपकी तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो तीसरी कक्षा में कितने लोग घूम सकते हैं, 18 लोग। और चौथी कक्षा में बेटा जो बाहर वाली क्लास है इसमें घूम सकते हैं आपके 32 लोग, ठीक। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। अब इधर देखो आप, अब ऐसे कक्षा कहना तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका कुछ नाम रख देते हैं। जो आप ये पहली क्लास है इसको हमने कह दिया ये क्या है, के है। जो दूसरी क्लास है उसका नाम क्या रख दिया हमने, यल है। फिर तीसरी क्लास जो है उसका नाम रख दिया हमने ये एम है, और जो चौथी क्लास है ये आपकी क्या हो गई, एन हो गई। तो आपके पास कितनी क्लासेस हो गई हैं, तो आपके पास बेटा 4 क्लासेस हो गई हैं, के एल एम और एन। आपको पता है के में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। यल में कितने घूम सकते हैं बेटा, तो यल में घूम सकते हैं आपके 8। यम में कितने घूम सकते हैं, 18। और यन में कितने घूम सकते हैं आपके 32, ठीक। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है किसका, इलेक्ट्रॉनों का या फिर आपके परमाणुओं का, ठीक। तो परमाणु की बनावट कुछ ऐसे होती है, एक नाभिक होता है, उसके बाहर एक निश्चित कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक। अब हम बना के देखते हैं कि हमने क्या लिया है, अभी सोडियम लिया है, तो सोडियम का परमाणु हमको दिखेगा कैसा, हम वो बना के चेक करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है कि सोडियम के परमाणु में प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी बेटा 11 है, न्यूट्रॉन कितना है, 12 है, ठीक। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ बना दिया मैंने, उसके सेंटर में बना दिया, ठीक। तो ये उसका केंद्र हो गया जहाँ पर क्या है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अब देखिए हमने क्या कहा कि इसके बाहर एक कक्षा होती है, तो ये हो गई इसकी पहली कक्षा जिसका नाम क्या रख दिया हमने, के रख दिया। और आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे, इस के वाली कक्षा में, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, ठीक। फिर आती है आपकी अगली क्लास, ये वाली। अब इस वाली क्लास में मैंने कहा कि 8 लोग से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो आपने 11 में से 2 लोगों को तो इस क्लास में बिठा दिया। पहले आप ये कंसिडर कर लो कि एक परमाणु क्या है, परमाणु एक स्कूल है, और स्कूल में क्या होती है बेटा, क्लास होती है, और क्लास के अंदर क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। तो स्कूल मान लिया हमारा जो आइटम है, मतलब जो हमारा परमाणु का है वो क्या है, एक स्कूल है। जो ये कक्षाएं दिख रही हैं आपको, परमाणु के अंदर जो कक्षाएं हैं वो क्या है, हमारी क्लास हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये हमारे क्या हैं, स्टूडेंट, ठीक। अब ऐसे समझो आप, और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ये आपके टीचर और प्रिंसिपल है, ठीक। तो स्कूल के अंदर एक ऑफिस होता है जो स्कूल के एकदम बीचों बीच होता है। तो ये हो गया बेटा आपका ऑफिस, जिसमें कौन कौन है, आपके टीचर और प्रिंसिपल हैं, ठीक। तो मतलब जो भी आपका पूरा टीचिंग स्टाफ है स्कूल का वो यहाँ पर है। उसके बाद आती है फिर स्कूल की पहली क्लास। तो ये बना दिया हमने स्कूल की पहली क्लास, और हमको पता है ये स्कूल ऐसा होता है, इसकी पहली क्लास का नाम है के।
और जो के क्लास होती है उसमें 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो हमारे इस पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है ना। तो स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो 2 बच्चों को हम कहाँ बैठाएंगे? पहली क्लास में। ये हो गया पहला बच्चा और ये हो गया दूसरा बच्चा। अब हमारे पास कितने बचेंगे? अब हमारे पास बचेंगे 9 बच्चे। तो हम लेके जाएंगे उनको अगली क्लास में। तो ये है आपकी अगली क्लास, जो कौन सी है? जो है आपकी यल। ठीक, यहाँ पर कितने बच्चों को बैठाओगे आप? यल क्लास में आप 8 बच्चों को बैठा सकते हो। ठीक, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बच्चों को हमने यहाँ बैठा दिया। ठीक, अब हमारे पास देखो 8 2 10 बच्चे बैठ गए, एक बच्चा भी हमारा बच रहा है। हमारे पास कितने बच्चे हैं? 11 बच्चे हैं ना। 11 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों को ही हम स्टूडेंट मान रहे हैं। तो हमारे पास कितने बच्चे हैं? 11 बच्चे हैं। ठीक, तो हम एक क्लास अभी और बनाते हैं यहाँ पर, जो तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास का क्या नाम है बेटा? एम है। और आपको पता है इसमें 18 बच्चे बैठ सकते हैं, क्लास बड़ी है। लेकिन आपके स्कूल में तो बच्चे ही नहीं हैं। आपके स्कूल में अभी एक बच्चा ज़्यादा हो रहा है, तो उस एक बच्चे को कहाँ लेके चले जाओगे? यहाँ पर बैठा दिए आप। ठीक, तो अब यहाँ से एक आदमी है या फिर एक गार्जियन है, वो इधर जा रहा है। ठीक, अब आप देखो, पहली बात तो गार्जियन को छोड़ो, पहले आप इतना समझो कि एक जो सोडियम का परमाणु है वो किसी इस तरीके दिख रहा है। पहली क्लास में 2 बच्चे, दूसरी क्लास में 8 बच्चे और तीसरी क्लास में 1 बच्चा। पहली क्लास में 2 बच्चे, दूसरी क्लास में 8 बच्चे और तीसरी क्लास में 1 बच्चा। ठीक, तो इतनी बात तो एकदम क्लियर हो गई। अब आप देखिए, हमने क्या कहा कि सोडियम का परमाणु जो है वो कुछ इस तरीके का बना होगा। ठीक, अब यहीं पर एक देखते हैं, दूसरा परमाणु ले लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन एक तत्व होता है, आपको पता है क्लोरीन एक तत्व है। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 17। ठीक, तो 17 परमाणु क्रमांक है। तो हमने क्या कहा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 17 हो जाएंगे। और आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 17। ठीक, अब इसका जो परमाणु भार होता है वो लगभग 35 के आसपास होता है। तो 35 में आपको पता है परमाणु भार किस चीज़ का बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब प्रोटॉन तो इसमें 17 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? लगभग 18। 18 17 कितना होगा? 35 हो जाएगा। ठीक, तो हमको फिलहाल न्यूट्रॉन से भी कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं बेटा इसमें? 18। ठीक, अब हम क्या करते हैं? क्लोरीन का एक परमाणु बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं? इलेक्ट्रॉनों को ही स्टूडेंट मानते हैं, तो स्टूडेंट कितने हैं बेटा? हमारे पास 17 हैं। ठीक, अब इन 17 स्टूडेंट को हम इसी तरीके के एक स्कूल में बैठाने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब देखो आप सबसे पहले क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। एक स्कूल तो ये सोडियम का है, दूसरा स्कूल क्लोरीन का बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बीच का ऑफिस। ऑफिस में कितने लोग होंगे? प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है वो कहाँ पे होता है? ऑफिस में। तो यहाँ पर ये हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपके बच्चे हो गए, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये हो गई इसकी बाहर की ये पहली क्लास। पहली क्लास का नाम होता है के, और के में कितने को बैठा सकते हैं बेटा आप? के एल एम एन 2 8 18 32। के में आप 2 लोग को बैठा सकते हो, तो यहाँ पर आप 2 बच्चों को बैठा दिए। अब आपके 17 में से 2 बच्चे यहाँ बैठ गए, तब बचे कितने? आपके 15 बच्चे बचे। तो उनको आप अगली क्लास में लेके जाते हो। तो ये है हमारी दूसरी क्लास, जिसका नाम यल है। तो यहाँ पर भी क्या करोगे? आप बच्चों को बैठाओगे। कितने बच्चों को बैठाओगे? यहाँ पर 8 बच्चों से ज़्यादा को नहीं बैठा सकते हो आप। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने 8 बच्चों को कहाँ बैठा दिया? दूसरी क्लास में बैठा दिया। फिर आती है आपकी बेटा तीसरी क्लास। 8 2 10 बच्चे आपके बैठ गए, अभी भी आपके 7 बच्चे जो हैं इधर उधर घूम रहे हैं। तो उनको भी आप कहाँ ले जाओगे? उनको भी आप अगली क्लास में ले जाओगे। अब अगली क्लास में देखो बेटा कितने लोग को बैठा सकते हो आप? 18 लोग को बैठा सकते हो। तो 7 बच्चे हैं, तो 7 बच्चों को कहाँ बैठा दो आप? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये हो गए आपके 7। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या किया? पहली क्लास में बेटा 2 बच्चे हैं जो आपकी के है। दूसरी क्लास एल में कितने बच्चे हैं? एल में आपके 8 बच्चे हैं। तीसरी क्लास एम में कितने बच्चे हैं? 7। ठीक, तो इसमें देखो सोडियम में क्या है? जो आपका के एल और एम 3 क्लास हैं। के में 2 बच्चे हैं, एल में 8 बच्चे हैं, एम में 1 बच्चा है। और आपका जो ये क्लोरीन है इस वाले स्कूल में के एल एम है। के में आपके 2 बच्चे हैं, एल में 8 हैं और एम में कितने हैं? 7 हैं। ठीक, तो इस सिस्टम को, ये जो आपके बच्चों को बैठाने का सिस्टम है, इसी को कहते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पुराना तरीका है। अभी हम लोग बाद में आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नया तरीका क्या होता है। फिलहाल अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो आप समझ गए ना, इलेक्ट्रॉनों को बैठाने का, परमाणु के अंदर बैठाने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि सोडियम 281 है, क्लोरीन 287 है। ठीक, अब एक आदमी है वो इधर से जा रहा है, एक आदमी है वो इधर से इधर जा रहा है, तो उसके लिए सबसे बाहरी क्लास कौन से पड़ेगी। एक आदमी इधर से टहलता हुआ जा रहा है, सबसे पहले वो किस क्लास में एंट्री करेगा, तो आंसर है आपका सबसे पहले वो यम वाली क्लास में एंट्री करेगा, सबसे बाहर वाली में। ठीक, तो इसमें बाहर वाली क्लास में कितने बच्चे हैं बेटा, 7 बच्चे हैं। तो इस आदमी ने ऑब्जर्व किया, ये यहाँ पर पहुँचा, तो इसने ये देखा कि जो ये इस परमाणु की सबसे बाहरी क्लास है उसमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 7 बच्चे बैठे हुए हैं। और फिर यहाँ पर एक दूसरा आदमी आ रहा था, वो इस स्कूल में गया, और इस स्कूल की जब वो बाहरी क्लास में पहुंचा है तो उसको क्या दिखाई देगा, बाहरी क्लास कौन सी है बेटा, इसमें भी यम है, तो उसको एक आदमी दिखाई दिया, मतलब उसको लगा कि यहाँ पर बाहरी क्लास में कितना बच्चा है, एक बच्चा है। ठीक, अब ये आदमी कहाँ से आया था, ये आदमी आया था मान लो बोर्ड ऑफिस से। ठीक, ये आदमी आया था जांच करने के लिए कि इस स्कूल के बाहरी क्लास में कितने बच्चे हैं और इस स्कूल की बाहरी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो ये आदमी जब यहाँ पर जांच करेगा तो इसने पाया कि यहाँ की जो बाहरी क्लास जिसका नाम यम है, वहाँ पर बच्चों की संख्या है 7, और ये आदमी जब यहाँ पर जांच करेगा तो ये पाएगा कि यहाँ की जो बाहरी क्लास है यम, उसमें बच्चों की संख्या है 1। ठीक, अब इस बात को आप यहीं पर छोड़ दो। अब आपको पता है 287 281। ठीक, इसकी बाहरी क्लास ये वाली है और इसकी बाहरी क्लास ये वाली है जिसमें एक आदमी है। ठीक, अब देखो हमने कहा कि सोडियम, ये तो आपका क्लोरीन का है, तो क्लोरीन का ये वाला हो गया और सोडियम ये हो गया। क्लोरीन का एक परमाणु सोडियम का एक परमाणु मिलकर क्या बनाता है, NaCl बनाता है, जिसको आप साधारण नमक कहते हो। ठीक, ये क्या है बेटा, ये आपका तत्व है, ये भी क्या है आपका तत्व है, और ये क्या है आपका, ये आपका यौगिक है। ठीक, तो जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु से मिलकर बनता है वो यौगिक होता है, जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है वो तत्व होता है। अब आप देखो हमने क्या कहा कि सोडियम और क्लोरीन मिले और बना दिया क्या उसने, NaCl। तो यहाँ पर क्या अब क्रिया हुई है, बिल्कुल हुई है। यहाँ पर 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कह दिए, ये क्या है, अब रासायनिक अभिक्रिया है। अब मेरा सवाल ये है कि ये क्लोरीन और इस सोडियम में रिएक्शन क्यों किया। यहाँ पर क्लोरीन की जगह अगर आप लिथियम ले लोगे या फिर कोई और तत्व ले लोगे तो ये रिएक्शन शायद ना करे, लेकिन यहाँ पर देखो हमने ये कहा कि ये सोडियम और क्लोरीन ने रिएक्शन किया। अब मेरा सवाल है कि ये रिएक्शन जो हुआ है क्लोरीन और सोडियम का, जिससे NaCl बना है, ये रिएक्शन हुआ ही क्यों है। ठीक, इस रिएक्शन के होने का कारण क्या था। देखो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई दुनिया में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो क्यों होता है, सिंपल सी बात है। जो भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन तो सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक, तो उस रिएक्शन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक, तो अभी आप जाओ कहाँ पर, इसकी क्लास में, क्लोरीन की क्लास ये वाली है। ठीक, और सोडियम की क्लास कौन सी है, ये वाली है। ठीक, तो देखो ये जो बोर्ड ऑफिस के मेंबर आए थे, इन्होंने एक नियम बना रखा है। इसने ये नियम बना रखा है कि वही स्कूल अस्थाई माना जाएगा जिसकी बाहरी क्लास में कितने लोग बैठे होंगे, 8 लोग होंगे। जिसकी बाहरी क्लास में 8 लोग होंगे वो स्कूल क्या माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, मतलब अस्थाई माना जाएगा। ठीक, तो हमने अभी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ये केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के पीछे का कारण क्या होता है, तो सिंपल सा आंसर है, कोई भी तत्व होता है वो अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है बेटा, अस्थाई करने की कोशिश करता है। दुनिया में कोई भी चीज़ है वो अस्थाई होने की कोशिश करती है। आप पढ़ लिख रहे हो, आप भी अस्थाई होना चाहते हो, IAS PCS बनोगे तब भी पढ़ाई करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक, तो कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ है वो अस्थाई होना चाहती है। सेम उसी तरीके से ये तत्व भी क्या होना चाहते हैं, अस्थाई होना चाहते हैं। और अस्थाई होने की कंडीशन क्या है बेटा, अस्थाई होने की कंडीशन ये है कि जो बाहरी क्लास है, ठीक, बाहरी क्लास में कितने लोग होने चाहिए, 8 लोग होने चाहिए। ठीक, तो आप इसको देखो, इसमें बाहरी क्लास ये है, एक आदमी अगर कहीं और से आ जाता तो इसकी कमी क्या हो जाती, पूरी हो जाती। इसके पास कितने हो जाते, तब 8 हो जाते, तब ये क्लास क्या हो जाती, ये स्कूल अस्थाई हो जाता, ये क्लोरीन अस्थाई हो जाता अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन ये है, या तो ये इस एक को यहाँ से भगा देता है, तब बाहरी क्लास कौन सी बन जाएगी, तब ये वाली बन जाएगी। ठीक, तो इसके पास एक ऑप्शन है, या तो इस एक को यहाँ से भगा दे,
इस 1 को यहाँ से क्या कर दिया जाए, भगा दिया जाए, या फिर 7 को कहीं बाहर से लेके आया जाए। अब आप सोचो कि 7 को बाहर कहीं किसी स्कूल में 7 बच्चों को इकट्ठे ले आना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। 7 लोगों को कहाँ से लेके आओगे आप? ठीक, कौन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा? कौन अपने स्कूल का बच्चा दे देगा कि भैया लो हमारे स्कूल के बच्चे आप अपने स्कूल में ले जाओ? ऐसा कोई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो 7 बच्चों को ले आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सोडियम क्या कोशिश करेगा, देखो ये क्या कोशिश करेगा, तो 7 बच्चों को नहीं भगाएगा ना, ये सोचेगा कि एक बच्चा कहीं से हमारे स्कूल में आ जाए, और ये क्या कोशिश करेगा कि इसको हम हटा देते हैं तो हमको भी मान्यता मिल जाएगी, हमारा भी स्कूल क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक को भगा रहा है, तो मतलब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को, अपने एक स्टूडेंट को क्या कर रहा है, यहाँ से भगा रहा है। अब ये क्या करेगा, इसको तो एक की कमी है ना, इसने क्या किया, इसके स्कूल के स्टूडेंट को कहाँ ले लिया, अपने स्कूल में ले लिया। तो इसके कितने हो गए बेटा, इसके हो गए 8। अब ये यहाँ से भगा दिया तो इसके भी 8 हो गए। अब इसकी बाहरी क्लास देखो 2 8, एक इससे लिया, 7 इसके पास पहले थे, एक इससे लिया तो 8 हो गए। तो अब बाहरी क्लास में कितने लोग हो गए हैं, 2 8 और 8। ठीक, तो अब इसकी बाहरी क्लास में 8 लोग हो गए हैं, मतलब ये भी अस्थायी हो गया। अब इसने अपना एक दे दिया तो ये भी अस्थायी हो गया। ठीक, तो इस केस में देखो हुआ क्या है, सोडियम ने अस्थायी होने के लिए क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान किया है। तो मैंने आपको तत्व की परिभाषा क्या बताई है, तत्व वो होता है जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, और तत्व 3 तरीके का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। तो यहाँ पर सोडियम ने अस्थायी होने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, दान किया है। ठीक, तो अपने इस इलेक्ट्रॉन का दान किया सोडियम ने, इसलिए सोडियम क्या हो गया बेटा, धातु हो गया। ठीक, और ये आपका क्लोरीन देखो, क्लोरीन ने क्या किया है, अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरीन आपका अधातु हो जाएगा। ठीक, अब ये सवाल ये है कि ये रिएक्शन हुआ क्यों। तो रिएक्शन में जो भी आपके तत्व भाग लेते हैं वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, अस्थायी करना चाहते हैं। तो दुनिया का कोई भी रिएक्शन होगा वो क्यों होता है, तो दुनिया का कोई भी रिएक्शन होगा वो अपने आप को या फिर तत्वों को अस्थायी करने के लिए ही होता है। ठीक, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे के अस्थायी हो रहा था, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी हो रहा था। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये भी अस्थायी, ये भी अस्थायी, ये भी खुश, ये भी खुश, मतलब दोनों स्कूल का मान्यता मिल गई। अगर इसके पास 7 बच्चे होते, उसके पास एक बच्चा बाहरी क्लास में होता तो मान्यता नहीं मिलती, 2 के दोनों अस्थायी रहते। ठीक, अब दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया, इसने लिया, इसके पास भी 8, उसके पास भी 8, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, और दोनों के बीच में दोस्ती होगी। भाई इसने अपना एक बच्चा इसको दिया, ये भी अस्थायी हो गया, ये भी अस्थायी हो गया, तो दोनों स्कूल के बीच में थोड़ा दोस्ती तो होगी ना। तो दोस्ती होने के बाद क्या किया उन्होंने, एक नया संस्था बना लिया जिसको कह दिया NaCl। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो अब ये आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्यों करते हैं। दोनों के बीच की रिएक्शन करने का कारण सिर्फ एक ही होता है कि वो 2 के दोनों क्या होना चाहते हैं, अस्थायी होना चाहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन देकर अस्थायी होता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी होता है। तो जो देकर अस्थायी होता है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका धातु हो जाएगा, और जो आपका लेकर अस्थायी होगा वो अधातु हो जाएगा, और जो कभी कभी देगा और कभी कभी लेगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका उपधातु। ठीक, अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो, फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो अगले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन दे पाता है और कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है, और कौन सा दोनों कर लेता है, ये बात हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखो।